नमस्कार दोस्त, आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे क्लास 9th की मैथ। और आज से कक्षा 9 की गणित की शुरुआत होने वाली है और जल्द ही कक्षा 10 की गणित की भी शुरुआत करेंगे। पहले कक्षा 9 की गणित, उसके पश्चात कक्षा 10 की, दोनों को साथ साथ में लेकर के चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कक्षा 9 की गणित का लेक्चर फर्स्ट है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम। क्या होता है नंबर सिस्टम के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम जो क्लास 9th की जो मैथ है, उसमें पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर नंबर सिस्टम जिसे कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ ये जानना बहुत जरूरी है संख्याओं के बारे में। तो देखिए, संख्याओं को जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक जो है ये सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। यदि हमसे पूछ दिया जाए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो पूर्ण संख्या यदि प्राकृतिक संख्याओं में पहले हम जीरो लगा दें, प्राकृतिक संख्याओं से पहले यदि हम जीरो लगाते हैं, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन्फिनिटिव तक, यानी पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो लगा दिया जाए तो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो आंसर होगा नहीं। क्यों? बात यह है, जीरो हमारी एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्याओं में नहीं है, जो कृत्रिम है, जिसका निर्माण भारत ने किया है, जिसकी खोज भारत ने की है। चलो अब देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। यदि आपसे पूछा क्या प्राकृतिक संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो बिल्कुल सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। इसके पश्चात आता है आपका पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सभी पूर्णांक हैं। अब देखिए, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। थोड़ा डिफरेंस ये होता है, अब ये पॉजिटिव पूर्णांक आपके पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। अब इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। अब जीरो से बाईं तरफ जो पूर्णांक उपस्थित होते हैं उन्हें कहा जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। उन्हें कहा जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। और जीरो से दाईं तरफ जो पूर्णांक उपस्थित होते हैं, ये दाईं तरफ उपस्थित हैं, इन्हें कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक। तो आपसे पूछा जाएगा पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। उसके पश्चात एक क्वेश्चन और आ सकता है आप लोगों के सामने, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं
वे संख्याएं जिन्हें P बाई Q के रूप में, P बटे Q के रूप में, Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3, 4, 5, 6 ये भी हमारी परिमेय संख्या। यदि देखिए इनके बट्टे में 1 कर दूं तो कोई भी इन पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। इस पूर्णांक को यदि सभी पूर्णांक दे रखे हैं, माइनस का 2 लिख दिया है, 2 के बटे 1 कर दिया है, तो भी ये हमारी परिमेय संख्या है। और किस प्रकार की हो सकती है? जैसे मान लिया 7/3, 8/5, 9/6 ये सभी क्या होती है? हमारी परिमेय संख्याएं ही हैं। वे संख्याएं जिन्हें P बाई Q के रूप में लिखा जा सके कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। और क्या होता है? यदि कोई संख्या है P बाई Q के फॉर्म में लिखी है, ध्यान ये रखना। अब P बाई Q के फॉर्म में लिखी हुई प्रत्येक संख्या यानी सभी संख्याएं भी आपकी P बाई Q के फॉर्म में लिखी प्रत्येक संख्या भी आपकी परिमेय संख्या नहीं होती है, ध्यान रखना है। उसके लिए टर्म्स हैं भैया। परिमेय संख्या को लिखेंगे, परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या को दशमलव में बदलने पर, दशमलव में बदलने पर यदि वह पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए या विभाजित ना हो, या पूर्णतः विभाजित ना भी हो, तो अंकों का क्रम निश्चित होना चाहिए। अंकों का क्रम निश्चित होना चाहिए। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसको आप नोट कर, फिर इस वाले पॉइंट को मैं थोड़ा बारीक से समझाता हूँ क्या होती हैं परिमेय संख्याएं। देखें क्या होती हैं आपकी परिमेय संख्याएं। थोड़ा मैं रफ करता हूँ इसे। इन संख्याओं को मैं रफ कर देता हूँ। ये कैसे जानेंगी कि दी हुई, भाई देखने में तो परिमेय संख्या लग रही है परंतु ये अपरिमेय है या परिमेय है। देखिए जैसे मान लेते हैं आपकी एक संख्या हमने ले ली 20/3, देखने में आपकी ये परिमेय संख्या है। और एक हमने ले ली 22/7, ये भी परिमेय संख्या है। परंतु इन दोनों में से एक परिमेय है और एक अपरिमेय है। इन दोनों संख्याओं में से एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या। ये हम कैसे जानेंगे कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है? तो देखें इसके लिए क्या करते हैं। यदि हम पहले 20 को 3 से भाग दें तो 6 का 18 हो जाएगा। बच गया 2 लगाया, 10 बढ़ाया 0, 3 का 18। फिर भैया 3 6 18, यानी फिर हमारा यहाँ पर 18 आएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 0। मतलब यहाँ पर 6 6 6 अंकों का क्रम निश्चित है, यानी अंक एक ही आएगा, क्रम निश्चित है। इसी प्रकार 22/7, यानी 7 को हम 22 से भाग देते हैं, 7 या 21, ठीक है। बच गया
1 लगाया, दशमलव बढ़ा लिया 0, 7 एकन 7, बच गए 3, बढ़ा लिया 0, 7 चौक 28, बच गया भैया 2, बढ़ा लिया 0, 7 दूनी 14, बच गया कितना 6, बढ़ा लिया 0, 7 8 56, बच गया कितना 4, बढ़ा लिया 0, 7 पना 35, बच गया 5, बढ़ा लिया 0, 7 सते 49, 7 सते क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर बच गया फिर एक फिर बच गया, अब 1 बच गया तो 7 पना रुक जाओ, 7 8 56, 4 रुक गया, ठीक है, और 7 सते 49, 7 सते 49 हो गया, बच गया 1, फिर 0, 7 एकन 7, बच गया 3, 7 चौक 28। तो देखिए इसमें अंकों का क्रम 7 बटे यानी 22/7 किया, तो अंकों का क्रम कुछ निश्चित नहीं होता है। एक बार इसे जब आप भाग दे करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि अंकों का क्रम देखिए 1 4 3 1 4 2 8 5 7 ऐसे आ रहा है, मतलब इनके अंकों का क्रम क्या होता है निश्चित ना हो। वो परिमेय संख्याएं जिनको दशमलव भिन्न में बदलने पर, दशमलव में बदलने पर अंकों का क्रम निश्चित ना हो और वो अनावर्ती हो, मतलब ये बिल्कुल सबसे पहली शर्त अनावर्ती, ये कभी नहीं कटने वाली है अनावर्ती, और अनावर्ती इधर भी हो सकती है परंतु इनके अंकों का क्रम निश्चित है, इनमें अंकों का क्रम निश्चित नहीं होता है, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है इन्हें क्या अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो आप इसे नोट करेंगे। इसके पश्चात हम लोग समझते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। देखें भैया, अपरिमेय संख्याएं, हेडिंग डालेंगे अपरिमेय संख्याएं। तो लिखेंगे वे संख्याएं जिन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वे संख्याएं जिन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लिखा, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। वे परिमेय संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अब देखें भैया, यदि अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं, ये आपकी जो अभाज्य संख्या होती है इनका वर्गमूल, इनका अंडर रूट भी क्या होता है अपरिमेय संख्या। ये देखिए अभाज्य संख्याएं हैं, इनका अंडर रूट करें तो आपकी क्या होती हैं भाई अभाज्य संख्या है, इनका अंडर रूट होता है अपरिमेय संख्याएं। पाई भी आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं, ये सभी क्या होती हैं अपरिमेय संख्याएं, यानी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल भी अपरिमेय संख्या होती है। अब हम लोग परिमेय और अपरिमेय तो ध्यान से समझ चुके हैं। अब प्रश्नावली 1A की ओर प्रोसीड करने वाले हैं, तो डालेंगे प्रश्नावली 1A और थोड़ा स्पीड से चलेंगे हम लोग इसमें, क्योंकि ये चीज़ हमें समझानी थी तो इसको मैंने समझाने की कोशिश की आपको। चलो, पहला क्वेश्चन दे रखा है 20 और 40 के बीच के समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, 20 और 40 के बीच के समस्त धन पूर्णांक लिखिए। 20 और 40 के बीच के समस्त समधन पूर्णांक। तो देखिए 20 और 40 के बीच के समस्त समधन पूर्णांक क्या होते हैं। 20 समधन लिखने हैं, मतलब सम। 20 के बाद आपका 22 आता है, 24 आता है, 26 आता है,
28 आता है, 30 आता है, 32, 34, 36, 38, ये हमारे क्या हैं 20 और 40 के बीच के समस्त समधन पूर्णांक हैं। 20 और 40 के बीच के समस्त समधन पूर्णांक। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है 1 से 10 तक के अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। 1 से 10 तक के, क्वेश्चन नंबर 2, 1 से 10 तक के समस्त अभाज्य धन पूर्णांक, जो मतलब किसी से ना कटे, अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। धन पूर्णांक लिखिए। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से हो सकते हैं समस्त? भैया 2 आपका अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है। ये सभी क्या है हमारे अभाज्य संख्याएं हैं। 2, 3, 5, 7 और बस यही हमारी क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में 2a + 1 का क्रमानुयायी कौन है? 2a + 1 का क्रमानुयायी कौन है? मतलब क्रमानुयायी का होता है कि 2a + 1 के पीछे आने वाला कौन है। भैया देखिए ये तो जैसे 19 है और आपका 20 आगे चला, 19 पीछे आ रहा है, 20 आगे है, 19 पीछे। तो इसी प्रकार 2a + 1 का क्रमानुयायी क्या हो जाएगा? 2a + 1 का क्रमानुयायी हो जाएगा 2a। क्या हो जाएगा भैया? 2a। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर आपका 4th दे रखा है। इसको मेरा क्वेश्चन नंबर 4th पहले लगा लेते हैं। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। देखें भैया 2/3 मान लेते हैं। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है दी हुई संख्या में कितना जोड़ दें कि योगफल 0 हो जाए। दी हुई संख्या में कितना जोड़ दें कि योगफल 0 हो जाए। तो मान लेते हैं 2/3 में हम यक्स जोड़ेंगे तो हमारा योगफल 0 हो जाएगा। तो यक्स का मान निकालिए तो माइनस का 2/3 आ जाएगा, अर्थात 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम माइनस का 2/3 हो गया। ठीक है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर आपका 5 का क्या कह रहा है देखें भैया। क्वेश्चन नंबर 5, इन सभी को नोट करते रहें आप लोग और वीडियो को पॉज करके लिखें। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। क्वेश्चन नंबर 5 में -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। तो देखिए गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कितने से गुणा करो कि योगफल 1 हो जाए। तो मान लेते हैं -5 को हम गुणा करेंगे यक्स से, तब हमें 1 योगफल प्राप्त हो जाएगा। तो यक्स का मान यहाँ से निकालेंगे तो 1/-5, यही हमारा क्या हो जाएगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम। ये किसका हो जाएगा भैया? 5 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। इसके पश्चात देखें क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में p + q और p - q के योगात्मक प्रतिलोम। p + q क्वेश्चन नंबर 6 आपका है p - q के योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। भैया योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है संख्या में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 0 हो जाए। तो मान लेते हैं भैया हम इसमें p + q में यक्स जोड़ देते हैं। p + q में यक्स जोड़ेंगे तो हमारा योगफल क्या हो जाएगा? 0। तो यक्स का मान निकालेंगे तो माइनस का p हो जाएगा माइनस का q। भैया इसका योगात्मक प्रतिलोम ये भैया किसका हो गया? ये हमारा p + q का योगात्मक प्रतिलोम है। ये जो है p + q का योगात्मक प्रतिलोम है।
इसके पश्चात बोला गया है P माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम। तो P माइनस क्यू में मान लेते हैं यक्स जोड़ेंगे तो हमारा योगफल 0 हो जाएगा। तो देखें भैया, हमने यक्स को इधर ही रहने दिया। अब आपका P उधर चला जाएगा तो माइनस का P हो जाएगा, क्यू आपका माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो भैया ये जो हमारा योगात्मक प्रतिलोम है ये किसका है? ये हमारा P माइनस क्यू का है। ये P माइनस क्यू का है, P माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम है। चलो इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, देखिए इसको मैं रफ करता हूँ, इन सभी को आप नोट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। यक्स के किस मान के लिए कथन सत्य है? देखिए ये वाला कथन दे रखा है, बोला गया है यक्स के, क्वेश्चन नंबर 7, यक्स के किस मान के लिए 5 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 गुणे यक्स सत्य होगा। तो हमें यक्स का मान निकालना है यहाँ पर। तो यक्स को इधर ही छोड़ देते हैं, 5 गुणे 3 गुणे 2 बटे हम कर देते हैं 5 गुणे 3, 3 से 3, 5 से 5 कट जाएगा तो यक्स बराबर 2 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर लिखना है यक्स बराबर 2 के लिए, यक्स बराबर 2 के लिए क्या ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम होती है? भैया ऐसी कौन सी पूर्णांकों में पूछा गया है? तो पूर्णांक आपका 0 भी होता है, 0 में 0 जोड़िए तो आपका प्राप्त क्या हो जाएगा? 0। ये क्वेश्चन नंबर 8 है मनोहर रे की किताब से। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखें। ए एक समधन पूर्णांक है। क्वेश्चन नंबर 9 को समझेंगे ध्यान से। बोला गया है ए एक समधन पूर्णांक है तो बताइए ए माइनस 1 और ए प्लस 1 सम है अथवा विषम है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि ए एक समधन पूर्णांक है, यदि ए एक समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक है तो बताइए, कि संख्या ए माइनस 1 ए प्लस 1 सम अथवा विषम है, सम अथवा विषम है। सम अथवा विषम है। तो देखें भैया a बराबर हम मान लेते हैं 2, क्योंकि समधन पूर्णांक, तो a की जगह पर यहाँ पर 2 रख दीजिए, 2 माइनस का 1 और 2 प्लस का 1, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, तो 1 गुणे 3, 3 1 3, अर्थात क्या हो जाएगा? विषम। हमें जो संख्या प्राप्त हो रही है वो विषम। ये क्वेश्चन नंबर 9 था आपका लग गया। क्वेश्चन नंबर 10 था आपका क्या दे रखा है? संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। संख्या रेखा पर क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है संख्या रेखा पर 5 और 7 का योगफल देखिए, हम एक संख्या रेखा ऐसे खींच लेते हैं। यहाँ पर मान लिया हमने 0, या मान लेते हैं 1, यहाँ पर हमारा हो गया 2 हो गया, सॉरी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए संख्या रेखा पर हमें योग प्रदर्शित करना है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5 तक गए, फिर 5 से स्टार्ट किया, ये इधर 7 हो गए। देखिए
ये यहाँ पर 5 अंक हुए हैं और यहाँ पर 7 अंक हुए, देख लीजिएगा। 1 2 3 4, सॉरी भैया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 0 से लेना पड़ेगा, 0 से लेना पड़ेगा भैया। चलो ये हमने 0 से ले लिया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस प्रकार में संख्या रेखा पर योग प्रदर्शित करना है, ठीक है। चलो इसका आप स्क्रीनशॉट लें और नोट करते रहें, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। और आपको यहाँ पर टोटल मैथ मिलेगी क्लास 9th की, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन, क्लास 10th की भी क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन बहुत ही जल्द आने वाली है मैथ। मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप नए हैं, बहुत अच्छा मौका है क्लास 9th की और 10th की मैथ पढ़ने के लिए। तो आप एक कार्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अच्छी धमाकेदार गणित पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल यूनिक ज्ञान अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ठीक है। चलो देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 11th क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से सत्य असत्य कथन लगाने हैं। सत्य असत्य कथन लगाने, तो ए या 11th में सत्य और असत्य लगाने हैं। तो पहला दे रखा है, 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है। पहला दे रखा है ए में, 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का, 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव, का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है। अभाज्य होता है क्या, ये सत्य है या असत्य, ये हमें टिक लगाना है भैया। 2 धन अभाज्य, मान लेते हैं अभाज्य हमारा 3 भी है और 5 भी अभाज्य है। इन दोनों का गुणनफल करके देखें, त्रिपक्ष 15 प्राप्त हुआ। मान लेते हैं 2 भी आपका अभाज्य और 7 भी आपका अभाज्य है, 2 सत्य 14 हुआ। और कोई अभाज्य, 7 भी अभाज्य और एक 9 भी, सॉरी 7 के बाद आपका 11 भी, 11 सत्य 77। क्या देखिए, इन दोनों का गुणनफल, क्या अभाज्य है? बिल्कुल नहीं। ये 5 से भी कट जाएगा, 3 से भी, ये 2 से भी और 7 से भी, और ये भैया 21 से 7 और ये 7 और 11 से, मतलब ये अभाज्य हो ही नहीं सकता है। तो ये वाला आपका असत्य हो जाएगा, असत्य, ठीक है। फिर देखें नंबर 2 में क्या बोला गया है। बोला गया है 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। बी में 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। ये हमें सिद्ध करके देखना है। देखिए 2 धन अभाज्य, मान लेते हैं 2 भी हमारा अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है भैया, गुणन योग इनका 5 प्राप्त हो रहा है, ये तो अभाज्य हो गया। मान लेते 3 भी अभाज्य हमारा और 7 भी अभाज्य है, इनका योगफल 10 प्राप्त हो रहा है। भैया आपका 2 भी अभाज्य है और 11 भी अभाज्य है, यहाँ पर प्राप्त हो रहा है 13। ये मान लेते हैं 17 भी अभाज्य है और भैया 11 भी अभाज्य है, तो यहाँ पर हो जाएगा 28। तो देखिए हमेशा अभाज्य ही नहीं प्राप्त हो रहा है, यानी भाज्य भी प्राप्त होता है, तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब देखें सी में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11वें के ही है, तीसरा पार्ट, ये सत्य लगाना था। ए और बी बोला गया है, ए और बी 2 ऋण पूर्णांक हैं, तो ए प्लस बी एक सदैव ऋण पूर्णांक होगा।
बोला गया है ए और बी दो ऋण पूर्णांक हैं तो a प्लस बी सदैव ऋण पूर्णांक होगा। भैया देख लेते हैं, ए को हमने मान लिया -5 मान लेते हैं और बी को हम मान लेते हैं माइनस का, ए बराबर -5, बी बराबर -6 मान लिया। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, ए प्लस बी करके देख लीजिए, -5 हुआ -6 हुआ तो टोटल में प्राप्त हो जाएगा -11। अतः ये वाला देखिए ऋण पूर्णांक प्राप्त होता है तो हमारा ये सत्य हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्य। ये क्वेश्चन नंबर 11वां था। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 12वां क्या करा देखेंगे इसे। चलो क्वेश्चन नंबर 12वें को मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12वां, ए एक समधन पूर्णांक है तो दिखाइए संख्या। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, यदि ए एक समधन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या ए प्लस 1 और a प्लस 2 a प्लस 3 संख्या 24 से विभाज्य है। 24 से विभाज्य है। ये देखिए क्या 24 से विभाज्य है या नहीं, इसको देखना है। भैया a बराबर समधन पूर्णांक मान लेते हैं 4 मान लिया। अब इस वाली संख्या में एक की जगह पर प्रत्येक जगह 4 रख दीजिए, 4 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 4 प्लस 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4 प्लस 2 हो जाएगा, फिर 4 प्लस 3 हो जाएगा। 4 प्लस 3 आधी हिंदी आधी अंग्रेजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7, 4 पंचे 20 और 20 छिंगा 120 और 120 सत्ते 12 सत्ते 84 आ जाएगा। 12 सत्ते 120 और 120 की जो 7 से गुणा करते तो 84 है। अब देखिए क्या 24 से विभाजित है या नहीं, तो 24 से हम इसे काट कर देख लेते हैं। तो देखिए 6 से इसे काटते हैं, 6 एकन 6 और बच गया कितना 2, 6 चौक 24 और 0, 6 एकन 6 चौक 24 और इसे भी 6 से काटेंगे, 6 चौक 24। ठीक है, अब 4 से इसे काट दी, 4 तियाँ 12 बच गया 2, 4 पंचे 20। भैया 6 से यानी जो है ये संख्या हमारी 24 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। तो लिख देना है प्राप्त संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलो इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कह रहा है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12वें में क्या बोला गया, सॉरी 13वां। क्वेश्चन नंबर 13वें में बोला गया यदि a एक समधन पूर्णांक है और b एक विषमधन पूर्णांक है। क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यदि a एक समधन पूर्णांक है और b एक विषम धन पूर्णांक है, तो बताइए निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सम होगी। निम्नलिखित संख्याओं में
लिखित संख्याओं में कौन सी संख्या सम होगी? कौन सी संख्या सम होगी? कौन सी संख्या सम होगी? भैया a बराबर मान लेते हैं समधन पूर्णांक, मान लिया हमने 2, b बराबर मान लेते हैं 3, ये भी सम हो गया। अब संख्याएं आपकी दे रखी हैं, देखें पहली संख्या दे रखी a स्क्वायर कामा फिर b स्क्वायर, दूसरी ये a प्लस बी, a इंटू बी, फिर भैया दे रखा है a प्लस 1, फिर b प्लस 1, b प्लस 1। भैया a की जगह पर 2 रखिए तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दिया, b की जगह पर 3 रखिए तो 3 का स्क्वायर कर दिया। कामा लगाते चलिए, a का मान 2, b का मान 3, फिर 2 3, 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1। a की जगह पर हमने 2 रखा और b की जगह पर हमने क्या रखा? 3 रखा। तो यहाँ पर क्या जाए? 2 दूनी 4, 3 तियाँ 9, 3 2 5, 3 दूनी 6 और यहाँ पर द्वितीय 6, यहाँ पर 3 चक्कू 12। अब इसमें पूछ रहा है कौन सी सम है, कौन सी, यानी सम संख्या छांटनी है। तो देखिए ये वाली सम है, ये किसका रूप है? ये वाला, यानी a स्क्वायर आपकी सम हो गई। भैया ये भी विषम है, ये भी विषम है, और a गुणे b भी हमारी क्या हो गई? सम हो गई। यानी सम संख्याएं लिखनी है, सम संख्याएं आपकी ये वाली है। और देखिए a प्लस 1 भी आपकी और b प्लस 1 भी क्या है? सम है। ये सभी क्या है? हमारी सम संख्याएं हैं। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 14वां क्या कर रहा है, इसे मैं रफ करता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है, इसमें भी सत्य असत्य ही कथन लगाने हैं। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं कथन 1 को। एक कथन दे रखा है आपका 3 इंटू ब्रैकेट्स में 8 प्लस 7 इक्वल टू है 3 इंटू 8 और प्लस 3 इंटू 7। तो देखिए भैया 3 की गुणा पहले 8 के साथ करनी है और 3 की गुणा फिर 7 के साथ, वही किया गया 3 की गुणा 8 के साथ, 3 की गुणा 7 के साथ, मतलब ये वाला सत्य हो जाएगा। वाला क्या है? सत्य हो जाएगा। फिर दूसरे पॉइंट पे दे रखा है बी क्या कह रहा है? बोला गया है 3 प्लस 5 प्लस 9 यूकल में है 3 प्लस 5 ब्रैकेट में कर दिया गया है और ब्रैकेट से बाहर कर दिया गया 9। देखिए 3 5 3 8 8 और 9 17, यहाँ पर भी 17 ही 17 दोनों तरफ प्राप्त हो जाएगा, अतः ये वाला भी सत्य हो जाएगा हमारा कथन। इसके पश्चात दे रखा है सी नंबर पे 3 इंटू 2 यूकल 2 इंटू 3। भैया ये तो आसानी से हम ऐसे ही ज्ञात कर सकते हैं, वाला हमारा सत्य होगा। फिर देखें अगले पॉइंट में दे रखा है कथन सत्य है, किन गुणधर्मों के अंतर्गत कथन सत्य है? अच्छा इनमें कथनों को सॉरी यहाँ पर क्या लिखना है? गुणन संक्रिया। यहाँ पर गुणन संक्रिया के आधार पर गुणन संक्रिया के आधार पर ये सत्य हैं, और ये भैया योग संक्रिया के आधार पर, योग संक्रिया के, और ये फिर भैया गुणन संक्रिया के, ये भी क्या है? गुणन संक्रिया के आधार पर सत्य है। लास्ट में भैया दे रखा है डी पॉइंट में दे रखा है 3 इंटू 5 यूकल a इंटू 5 और बोल रहा है तो a बराबर 3 रख दिया है। देखिए 3 एक की जगह पर 3 रखिए तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, तो ये वाला भी जो हो जाएगा गुणन संक्रिया के आधार पर क्या हो जाएगा? हमारा सत्य हो जाएगा, गुणन संक्रिया के आधार पर। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 14वें के सभी क्वेश्चन। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 15वां क्या कह रहा है, तो मैं इसे रफ करता हूँ। चलो
क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या बोला गया है। संख्या रेखा पर -5, संख्या 15वां क्वेश्चन है। संख्या रेखा पर -5, -2, 0, 1, 2, 5 को दर्शाइए। एक संख्या रेखा खींच लीजिए ऐसे, यहाँ पर लिख दिए 0, यहाँ पर एक लाइन एक लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 1, 3 को छोड़ दिया, 4 को, और फिर 5 लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ पर माइनस का 1 छोड़ दिया, माइनस का 2 यहाँ पर लिख दिया, 3 को छोड़ दिया, 4 को छोड़ दिया, माइनस का 5 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार ये हम संख्या रेखा पर आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक, और आज के लेक्चर में हमने प्रश्नावली 1A के सभी क्वेश्चन देखे हैं, और अगला जो लेक्चर आने वाला है प्रश्नावली 1B के इसमें सभी क्वेश्चन बताए जाएंगे, तो उस लेक्चर को देखना बिल्कुल ना मिस करें। आज की वीडियो यहीं तक, धन्यवाद, थैंक यू।